साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बेसलाइन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे कुछ शिक्षक साथियों के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर कुछ कमेंट्स आए थे कि सर किस तरह से हमें बेसलाइन के बाद अपने कक्षा के स्तर बनाना है, कक्षा के स्तरों की संरचना कैसी होगी और उसके अनुरूप हम कैसे शिक्षण कार्य कराएं, कैसे बच्चों की प्रगति का मापन करना है, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। तो इसके संबंध में कभी कुछ समय पूर्व राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा YouTube लाइव के द्वारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम भी चलाया था और एक वीसी भी हुई थी। तो उसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे इस परिवेश के अनुसार शिक्षक साथियों को परेशानियां आ रही थी। उन्हीं परेशानियों के संबंध में इस वीडियो को मैंने बनाया है। आशा करता हूं वीडियो से आपकी कुछ परेशानियां हल करने में मैं मदद कर सकूं। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 3 से 5 हेतु अकादमिक सत्र 21-22 की शिक्षण योजना 4 चरणों में विभाजित रहेगी। इन 4 चरणों के लिए कुछ समय पूर्व एक आदेश भी आया था, जैसे 20 से 27 सितंबर तक प्रयास, दक्षता उन्नयन और बेसलाइन इस कार्यक्रम को कराना था। 28 सितंबर से 13 नवंबर तक का जो समय था सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण, जो उनके स्तर में लर्निंग लॉस हुआ था बच्चों का कोरोना के कारण, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना के लिए 28 से 13 सितंबर तक का समय था। इसके पश्चात 15 नवंबर से 15 जनवरी तक सभी विद्यार्थियों के लिए पिछली कक्षा यानी N-1, N- का मतलब है वर्तमान में जिस कक्षा में है उसमें से हम एक को माइनस कर दें। N मीन्स हुआ यहाँ पर वर्तमान की कक्षा, N-1 उससे एक साल पूर्व की। जैसे वर्तमान में विद्यार्थी कक्षा 4 में अध्ययनरत है तो 3 के महत्वपूर्ण पाठों को हमें पढ़ाना है, क्योंकि कक्षा 3 उसके लिए कोरोना काल में निकल गया है और उसने नहीं पढ़ पाया। इसके लिए ब्रिज कोर्स प्लस दक्षता उन्नयन का बूस्टर पीरियड, यहां तक टोटल दक्षता उन्नयन था। इसमें हमें केवल दक्षता उन्नयन का एक बूस्टर पीरियड देना है। इसी तरह से 16 जनवरी से 16 अप्रैल तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण, जो हमारा कक्षा का पाठ्यक्रम है, जैसे विद्यार्थी जिस कक्षा में है उसी कक्षा के पाठ्यक्रम को कराया जाएगा। और प्लस इसमें होगा दक्षता उन्नयन भी साथ में चलेगा और N-1 बूस्टर पीरियड भी ये साथ में चलेगा दक्षता उन्नयन का। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी टाइम पीरियड सामने आप देख रहे हैं। 6 से 12 सितंबर तक प्रयास, दक्षता उन्नयन और बेसलाइन। इसी तरह से 13 से 30 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों के लिए दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण, ये 30 अक्टूबर तक कराना है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक वही N-1 के आधार पर एक साल पूर्व के पाठों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूर्ण कराना है और प्लस दक्षता उन्नयन और का एक बूस्टर पीरियड भी इसमें समाहित रहेगा। 1 जनवरी से ईयर एंड तक, जो हमारा एनुअल ईयर है, सत्र के अंत तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण प्लस दक्षता उन्नयन प्लस उसका बूस्टर पीरियड दक्षता उन्नयन का रहेगा। तो ये कक्षा 8 के लिए। इसी तरह से ये तीनों का जो हमने वहां पर बताया है वही सारी चीजें लिखी हैं। जैसे 20 से 27 सितंबर तक दक्षता उन्नयन प्लस बेसलाइन रहेगा। 28 से लेकर के 13 नवंबर तक सभी विद्यार्थियों के लिए उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक यही ब्रिज कोर्स रहेगा आपका और दक्षता उन्नयन का बूस्टर पीरियड भी चलेगा। 16 जनवरी से 16 अप्रैल तक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर पर शिक्षण होगा और N-1 यानी पुरानी क्लास का आपको बूस्टर पीरियड ब्रिज कोर्स के माध्यम से कराना पड़ेगा। इसी तरह से 6 to 8 जो अभी पूर्व में बताया हुआ है,
इसके बाद आगे हम देखते हैं दक्षता उन्नयन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो कैसे हम उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे, इसके लिए समूहों का निर्धारण क्या होगा, विशेष बातें। ये पूर्व 19-20 का जो था उसका ये रिकॉर्ड दिया गया है। ग्रेड 3 to 5 में हमारे यहाँ बेसलाइन में किस टाइप से बच्चों का मैथ में क्या परफॉर्मेंस था और हिंदी में क्या परफॉर्मेंस था। इसी तरह से 6 to 8 जो परसेंटेज दिया गया है वो यहाँ पर 19-20 के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हम इस वर्ष कक्षा शिक्षण और गृहकार्य आधारित शिक्षण का मिश्र मॉडल अपना रहे हैं, इसलिए हमारी शिक्षण प्रक्रिया के इसी अनुरूप होना चाहिए। तो जो विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों का जो लर्निंग गैप हुआ है, यानी 1.5 साल के बाद बच्चे जब आए हैं तो उनको हम कैसे मुख्य धारा में लेके आए, इसके बारे में चर्चा हमें करनी है। तो आगे हम देखते हैं कि अकादमिक सत्र 21-22 में कैसे हम क्रियान्वयन करें। तो ये विशेष दिशा निर्देश हैं। तो इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है, यहां हम ये ध्यान रखें इस सत्र में 3 से 8 के लिए जो विभाजन बेसलाइन टेस्ट के आधार पर होना है वो केवल 2 समूहों में होगा, अंकुर और तरुण। साथियों यहां हम ध्यान रखें कि पूर्व में जो यहाँ पर 6 से 8 तक के लिए स्तरों का विभाजन था तो 3 समूह हमने वहां बनाए थे, अंकुर, तरुण और उमंग। बट इस बार उमंग समूह को नहीं बनाया गया है। तो ये हम यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को हमें केवल 2 ही स्तरों में या 2 ही समूहों में विभाजित करना है। समूह के अनुसार अध्यापन कार्य कैसे कराएं, तो ये उस विद्यालय की फिजिकल स्थिति पर आधारित है। जहां शिक्षण के लिए कितने स्टाफ में टीचर हैं उसी के अनुसार हम बांट सकते हैं। जैसे सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा अनुरूप न बैठकर अपने सीखने के स्तर पर समूह अनुसार बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8 में कक्षाएं नहीं लगाना है। जो दक्षता उन्नयन का पीरियड है उसमें हमें केवल स्तरों के आधार पर 7वीं का विद्यार्थी अगर 1-2 के स्तर का है तो वो 6वीं के विद्यार्थी के 1-2 के स्तर के साथ में बैठेगा। उदाहरण के लिए 2 शिक्षकों वाले विद्यालय में अंकुर समूह के सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे और तरुण समूह के सभी विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। यदि 2 से कम शिक्षक हैं तो उपलब्ध शिक्षक रोटेशन बार एक समूह में अध्यापन कार्य करेंगे। समूह हमें वही बनाना है, जब तक हम एक समूह को कार्य दे देंगे तब तक दूसरे समूह में उस शिक्षक को शिक्षण कार्य कराना है। यदि विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक द्वारा एक शिक्षक को एक समूह और हेतु जिम्मेदारी दी जाए। यदि 2 से अधिक शिक्षक हैं तो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों को किसी भी समूह की जिम्मेदारी दे सकते हैं। जिस समूह में बच्चे ज्यादा हैं उसे हम विभाजित कर सकते हैं। दक्षता उन्नयन बेसलाइन टूल्स के आधार पर अभी तक सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का विषयवार उनके सीखने के स्तर के अनुरूप अंकुर और तरुण समूह में विभाजित कर लिया होगा। यदि कोई बच्चा अभी भी नहीं आ पाया है तो हम उसे जब भी आता है उस समय हमें उसका टेस्ट लेकर के उसकी पहले हमें वही दक्षता को मुख्य धारा में लेकर के आना है। इसके बाद आगे देखें हम 6 से 8 तक 31 अक्टूबर तक हमें ये दक्षता उन्नयन कार्य कराना है। कक्षा 3 से 5 तक 13 नवंबर तक सभी कालखंडों में दक्षता उन्नयन आधारित गतिविधियां और अभ्यास कार्य ही किया जाना है। ये हमें यहाँ विशेष ध्यान रखना है। कक्षा 6 से 8 के लिए 31 अक्टूबर तक और 3 से 5 तक के लिए 13 नवंबर तक। यहाँ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो अभी एनएएस का एग्जाम चल रहा है तो एनएएस के जो पीरियड है उसमें कक्षा 3, 5 और 8 के लिए एनएएस का शिक्षण कार्य होगा। बाकी सभी कक्षाओं के लिए दक्षता उन्नयन का कार्य उपरोक्त दिनांक तक रहेगा। इस अवधि के बाद भी यानी कि 31 अक्टूबर और 13 नवंबर के बाद भी 1 घंटे का बूस्टर पीरियड दक्षता उन्नयन के लिए निरंतर रूप से चलाना है। इसी तरह से जो छात्र सामग्री आप देख रहे हैं सभी के पास वर्कबुक पहुंच गई है। 3 से 5 के लिए इंग्लिश, 3 से 5 के लिए हिंदी और 3 से 5 के लिए आपका ये गणित। तो गणित, हिंदी और इंग्लिश तीनों की वर्कबुक आपकी कक्षा 3 से 5 तक के लिए है। प्रत्येक छात्र को विषयवार स्टूडेंट वर्कबुक दी जाएगी। सभी के लिए अलग अलग वर्कबुक होंगी।
इसके बाद 6 से 8 के लिए भी 3 वर्क बुक है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। प्रत्येक छात्र को अलग अलग दी जाएगी इसमें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के लिए। तो ये सभी के लिए अलग अलग कक्षाएं हैं। अब हम कैसे शिक्षण कार्य करा रहे हैं, ये एक पीपीटी के द्वारा हमें वहां से प्राप्त हुआ है, तो इसके आधार पर आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये पीपीटी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर देंगे। जिस किसी शिक्षक साथी के पास नहीं पहुंची है तो वो इस पीपीटी को डाउनलोड करके और अपनी दक्षता के अनुरूप उसको पढ़ा सकता है। आगे भी और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके लिए आप जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए जो गतिविधियां हैं इसे आप पीपीटी से पढ़ के कर सकते हैं। अब हम मेन बात पर आते हैं कि हमें आगे क्या करना है इसके बाद। जैसे अभी विद्यार्थी 50% क्षमता के साथ ही आ रहे हैं, तो हम क्या एक किसी वर्कबुक को एक ही दिन में कराएंगे या कैसे कराना है। तो जो वर्कबुक का जो कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य हम जो करा रहे हैं बच्चों से, उसे हमने आज जो दिया है, कुछ आगे का कार्य हम गृह कार्य के लिए देंगे और सेम वही कार्य जो सेकंड डे 50% शेष बच्चे जो आना है उनके लिए वो कार्य हम कराएंगे। तो इस तरह से हम 100% बच्चों के लिए श्योरिटी करना है कि हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है या वर्कबुक है वो करा सके। नेक्स्ट ये देखें, हम उसकी पूरी रूपरेखा दी गई है। आप चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पूरी पीपीटी को भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी हिंदी अंकुर समूह हेतु उदाहरण की शिक्षण योजना पूरी बताई गई है, किस तरह से हमें कराना है। इसके बाद हिंदी के अंकुर समूह में तर्क संगत ये आपके ध्वनि से संबंधित उदाहरण दिए गए हैं। तो ये सभी के आपके लिए अलग अलग विशेष उदाहरणों के द्वारा इसमें समझाया गया है। अब शिक्षण योजना निर्माण हेतु अभ्यास हेतु एक टेम्पलेट, ये किसके लिए है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट के किसी टॉपिक पर अगर कहीं आपको वर्कबुक या गतिविधियां कम लगती हैं कि बच्चों के हिसाब से इतनी वर्कबुक गतिविधियां पर्याप्त नहीं है, हम इतने में उनके वास्तविक स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तब हम ऐसी स्थिति में अपनी तरफ से कुछ उनके निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए आपका ये फॉर्मेट रहेगा, कैसे हम गतिविधि कराएंगे उसके लिए भी ये फॉर्मेट है। तो ये सप्ताह हेतु निर्धारित दक्षताएं कि हमें कैसे कैसे कराना है उसके लिए है, और आगे आप नई वर्कशीट भी बना सकते हो, ये है। अब चूंकि यहाँ पर हम बेसलाइन के बाद उनके स्तर निर्धारित किए हैं, इस स्तर का हमें ट्रैकर भी बनाना है। सभी शिक्षक हर 15 दिन में विषयवार लर्निंग ट्रैकर अनुसार विद्यार्थी की दक्षता आधारित जांच करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यार्थी की प्रगति की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके। तो आपको एक ट्रैकर रजिस्टर इस टाइप से पुरानी विगत सत्रों के अनुसार ही बना लेना है। साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी केवल हमें 2 स्तर को ही ट्रैक करना है। तो ये तो एक ब्लैंक फॉर्मेट है ट्रैकर का। इसके बाद एक भरा हुआ ट्रैकर भी है। 15 दिन बाद कैसे, जैसे ये नाम लिखे हुए हैं, अभी वर्तमान में जिस दिन आप उसकी बेसलाइन लिया है उसी दिन की हम डेट डालेंगे। प्रत्येक बच्चे के सामने जिस स्तर पर है, सुनना और बोलने में वो किस स्तर पर है, पढ़ने में वो किस स्तर पर है, लिखना में किस स्तर पर है, तो ये सभी हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषयों की वर्कबुक में उसकी हम बेसिक स्थिति बेसलाइन टेस्ट वाले दिन की लिख लेंगे। इसके पश्चात जो हमने शिक्षण कार्य कराया है उसका 15 दिन बाद मूल्यांकन करेंगे, और यदि उसका कोई अगला स्तर आता है तो हम उसकी डेट डाल देंगे और उसका स्तर निर्धारित कर देंगे। यदि उसमें कोई प्रगति नहीं देखी है तो हम उसे उसी स्तर पर छोड़ देंगे जिस स्तर पर है, और हम उसकी प्रगति के लिए आगे प्रयास करेंगे। तो साथियों ये हमें ट्रैकर रिपोर्ट इस तरह से 3 और 5 की भरना है, अंकुर और तरुण समूह की। तो क्या आपकी कक्षा में भी कोई ऐसा विद्यार्थी है जो दक्षता उन्नयन शिक्षण के साथ भी अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं कर रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे विद्यार्थियों हेतु आपकी रणनीति क्या होगी? कोई विद्यार्थी हो सकता है, उसके लिए हमें अलग से रणनीति बनाना पड़ेगी कि हम इसकी प्रगति के लिए क्या कार्य करें। तो इस पर शिक्षक साथी विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक हम बुनियादी शिक्षा उसको नहीं दे पाएंगे, बच्चे की आगे पढ़ाई और आगे की उससे जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं वो असंभव है। तो इसके लिए हम योजना बनाएं।
इसके बाद आगामी प्रशिक्षण के आधार पर सभी शिक्षक उक्त बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, क्या आपने कक्षा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत कोई नवाचार किए हैं, तो उसमें हम आगे शेयर भी कर सकते हैं। अपने शिक्षक साथी जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी शेयर करें। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो YouTube लाइव के माध्यम से भी दी गई थी। अब कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे, इसीलिए मैंने उसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है। आप चाहें तो RSK की YouTube लाइव को दोबारा से भी सुन सकते हैं, या आपकी अगर जो समस्या थी इस वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व अगर हुआ है तो बहुत अच्छा है। आप दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी के साथ कराएं, जिससे बच्चों का जो लर्निंग आउट गैप हुआ है उस लर्निंग गैप के आधार पर हम पूरा करके आगे की पढ़ाई करना सुनिश्चित कर सके। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी तक जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।